मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे बच्चों। बोहर मॉडल ऑफ एटम के हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ चुके थे ना प्यारे बच्चों। बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना, बोहर मॉडल ऑफ एटम के हम लोग पोस्टुलेट पढ़ चुके थे शायद। बताओ हम लोगों ने मेन पोस्टुलेट क्या था बोहर मॉडल का? बोहर मॉडल का मेन पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। और इस n की वैल्यू 1 2 3 4 ये हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्या कहने का मतलब है बताओ जरा। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2 पाई। दूसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 2h/2 पाई। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 3h/2 पाई। फोर्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 4h/2 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन थी जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। सर बोहर को मालूम था ये स्टेटमेंट सही है, बट ये कैसे आया ये उन्हें नहीं मालूम था। बट उन्होंने बोला हाँ मुझे ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। m मास की बॉडी, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। किसी m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग ये पूछ रहे थे कि सर बोहर ने ये कैसे निकाला। सर बोहर ने ये बोला था ये सही बात है, बट मुझे मालूम नहीं है ये आई कैसे। बच्चों ये सर आइंस्टीन बताएंगे कैसे आई। उन्हें ये मालूम था ये बात जो मैंने बोली है ये बिल्कुल सच है, बट ये आई कैसे उन्हें ये नहीं मालूम था। इलेक्ट्रॉन को उन्हीं इन ऑर्बिट का नाम भी दिया उन्होंने एक बहुत अच्छा सा है ना, सब बच्चों को मालूम है। इन ऑर्बिट का नाम दिया उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ऑर्बिट का नाम दिया उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट। बोलो बच्चों, इन ऑर्बिट का नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर क्या नाम दिया एक और बताओ मुझे जरा, बोहर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन को हर ऑर्बिट में घूमने की परमिशन नहीं थी। इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन थी जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। क्लियर है बात? पहले क्लियर कर दो, बोलो इतनी बात क्लियर है बच्चों। एक और चीज मैंने बताई थी, इन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। जब अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो फिर वो लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आएगा। तो mvr = nh/2 पाई का सबसे मेन पोस्टुलेट था। अब बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लो, ये अगर आपको मालूम है n बराबर 1 होता है तो ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ये n बराबर 2 हायर एनर्जी स्टेट है, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मान लो वो फोर्थ में पहुंच गया तो लौट के तो फर्स्ट में ही आएगा बच्चों। आपको मालूम है हमारी केमिस्ट्री में बोला जाता है हर समय इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। सब्सटेंस कैसे रहना चाहता है? अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और फर्स्ट से फोर्थ में पहुंच गया बच्चों, और वापस कैसे आएगा? फोर्थ से फर्स्ट में आएगा। बट आने के रास्ते बहुत अलग अलग हो सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी बच्चों, ये बता रहा हूं मैं आपको। मान लो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, वो फोर्थ एनर्जी स्टेट तक पहुंच गया, इनको एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है n की वैल्यू 1 होती है। सेकंड ऑर्बिट के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है n की वैल्यू 2 होती है। थर्ड ऑर्बिट के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है n की वैल्यू 3 होती है। फोर्थ ऑर्बिट के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है n की वैल्यू 4 होती है। बोलो, इनको आप लोग के शेल, अगर n बराबर 1 है तो इसको के शेल बोलते हैं, n बराबर 2 है तो इसको एल शेल बोलते हैं, n बराबर 3 है तो इसको एम शेल बोलते हैं, n बराबर 4 है तो इसको एन शेल बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। n बराबर 1 को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अभी आगे सिखाऊंगा।
इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अरे भाई ग्राउंड स्टेट से ऊपर जितनी स्टेट होंगी वो हायर एनर्जी स्टेट होंगी, हायर एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो सबसे पहली हायर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी, n बराबर 2, उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। सेकंड हायर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी, n बराबर 3, उसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। थर्ड हायर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी, n बराबर 4, उसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। क्लियर करो पहले तो, चलो क्लियर करो, बोलो ठीक है। तो मैं आपको नंबर ऑफ लाइंस बता रहा था। मान लो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली और फोर्थ एनर्जी स्टेट तक पहुंच गया। ये बच्चों कौन सी स्टेट है, ग्राउंड, n बराबर 1। ये कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 2। ये कौन सी स्टेट है, n बराबर 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये n बराबर 4। मान लो इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी स्टेट तक पहुंच गया, उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, हायर एनर्जी फोर्थ तक पहुंच गया। लौटेगा कहाँ, आपको अच्छी तरह मालूम है। लौट के कहाँ आना होता है, इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी गेन करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा, फिर वापस लौटेगा कहाँ पर, लोअर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट में। अब ये लौटने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट फोर्थ से 1 में आ जाए, डायरेक्ट फोर्थ से 1 में आ जाए, बोलो। एक तरीका ये हो सकता है कि वो फोर्थ से थर्ड में आ जाए, थर्ड से सेकंड में आ जाए और सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। एक तरीका ये भी हो सकता है फर्स्ट में आने का। एक और तरीका हो सकता है फोर्थ से थर्ड में आ जाए और थर्ड से फर्स्ट में आ जाए। एक तरीका ये भी हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि फोर्थ से सेकंड में आ जाए और सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। बोलो बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लाइंस मिलेंगी आपको, 6 लाइंस मिलेंगी। कब आया पेपर में, जी 2019 में और जी 2018 में। एक रास्ता तो डायरेक्ट हो सकता है फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, एक रास्ता ये हो सकता है फोर्थ से थर्ड में आए, थर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। एक तरीका हो सकता है फोर्थ से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। एक तरीका ये हो सकता है फोर्थ से थर्ड में और थर्ड से फर्स्ट में आ जाए। बोलो, ये नंबर ऑफ लाइंस है। एक बार और सिखाता हूं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में आता है तो n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। बताओ कहां से लौट रहा है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ एनर्जी स्टेट से, तो n की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 6। आप ऐसे करना चाहे ऐसे करना है, ऐसे करना चाहे ऐसे करना। बोलो बच्चों, जल्दी से समझो। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो उसके आने के कितने रास्ते हो सकते हैं, बोलो बच्चों। फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर से, तो भाई पहले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, देन फिर वो हायर से लोअर में आएगा ना। लोअर से कहां जाएगा भैया, हायर से लोअर में आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हायर में जाना पड़ेगा, देन वहां से रिटर्न करना पड़ेगा। मान लो, जैसे मान लो, मैंने फिर से सिखाऊं, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 1 है। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली, कहां पहुंच गया, फोर्थ पे। अब वो कैसे आ सकता है, एक तो तरीका ये है कि फोर्थ से फर्स्ट पे आ जाए, मैं तरीका सिखा। एक तरीका क्या है, बोलो, थर्ड से फर्स्ट पे आ जाए। एक तरीका क्या है, ट्रिक बता रहा हूं, सेकंड से फर्स्ट पे आ जाए। अब ऐसे आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। आप फिर क्या मान सकते हैं, आप फोर्थ से सेकंड में आ जाओ, थर्ड से सेकंड में आ जाओ, फिर क्या बचा, फोर्थ से थर्ड में आ जाओ। बताओ, सारे रास्ते आ गए। पहले सभी से 1 में आना, सभी से 1 में आना सबसे पहले। जैसे मानो फोर्थ से भी 1 में आ जाना, थर्ड से भी 1 में आ जाना, सेकंड से 1 में आ जाना, फिर सभी से सेकंड में आना, फिर सभी से थर्ड में आना। कितनी लाइंस हो गई, 3 2 5 और 1 6। ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं n बराबर 5 में, n बराबर 5 है, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से अगर फर्स्ट में आएगा तो कितने रास्तों से आ सकता है। तो मैंने तरीका क्या होता है, पहले सभी को फिफ्थ से, सभी को फर्स्ट में ले आओ, फिफ्थ से फर्स्ट में ले आओ, फोर्थ से फर्स्ट में ले आओ, थर्ड से फर्स्ट में ले आओ, सेकंड से फर्स्ट में ले आओ। अब सभी को सेकंड में ले आओ, फिफ्थ से सेकंड में ले आओ, फोर्थ से सेकंड में ले आओ, थर्ड से सेकंड में ले आओ, फिर सभी को थर्ड में ले आओ, फिफ्थ से थर्ड में ले आओ, फोर्थ से थर्ड में ले आओ, फिर सभी को फोर्थ में लेकर आ जाओ। कितने हो गए, 1 2 3, बोलो, 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 लाइंस बनेंगी। डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हो, 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो भी 10 है। आपकी मर्जी। ये 10 रास्ते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ सकता है। आप चेक करो। एक रास्ता आप सोचोगे, आप बोलोगे सर 5 से फोर्थ में आ जाए, फोर्थ से थर्ड में आ जाए, थर्ड से सेकंड में आ जाए, सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, है क्या नहीं इसमें।
है क्या वो रास्ता? बिल्कुल है। एक तरीका और क्या हो सकता है, 5 से थर्ड में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, वो भी ये देखो 5 से थर्ड में आ गए और थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, ये रहा। हर रास्ता होगा, मेरी ट्रिक है। पहले सभी को 1 में ले आओ, फिर सभी को 2 में ले आओ, फिर सभी को 3 में ले आओ, ऐसे बोलो। अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है? ये नंबर ऑफ लाइंस निकालने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। बच्चों मैंने एक चीज और बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सी। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, आप अगर इसको एनर्जी दोगे तो ये उसी वेवलेंथ को, बहुत सारी वेवलेंथ है, मान लो ये 1 2 3 है ना, तो ये उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके। ये उसी को वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके, जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके, या जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके। बट जो इसको यहां पहुंचाएगा, जो इसको यहां पहुंचाएगा, जो इसको यहां पहुंचाएगा, जो इसको यहां पहुंचाएगा, यहां पहुंचाएगा, यहां पहुंचाएगा, यहां पहुंचाएगा, यहां पहुंचाएगा, यहां पहुंचाएगा, ये इन सभी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब इमिट करेगा तो किसको इमिट कर सकता है? जो इसे यहां से यहां पहुंचा सके, जो इसे यहां से यहां पहुंचा सके, जो इसे यहां से यहां पहुंचा सके। तो ये इमिट करेगा, तो जब इसका आप समझ में आया लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है, एटम का स्पेक्ट्रम? क्योंकि वो सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता जो इसे यहां पहुंचाए, ये उस वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जो इसे यहां पहुंचाए, ये उस वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जो इसे यहां पहुंचाए। इन सभी वेवलेंथ को छोड़ देगा। बताओ किस किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है? जो इसे यहां से यहां पहुंचाए, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे में पहुंचाए। तो एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो जब इमिट करेगा तो इन्हीं सर्टेन वेवलेंथ को इमिट करेगा। तो इसीलिए एटम का स्पेक्ट्रम लाइन होता है। इसीलिए एटम का स्पेक्ट्रम लाइन होता है। अभी नहीं समझा क्या? इलेक्ट्रॉन सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है? सीधी सी बात है, नहीं कर सकता। जो वेवलेंथ इसको यहां से यहां पहुंचा है, यहां से यहां पहुंचा दे, यहां से यहां पहुंचा दे, यहां से यहां पहुंचा दे, वो एब्जॉर्ब करेगा। जो वेवलेंथ इसको यहां से यहां पहुंचा देगी उसको नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो एक फिक्स्ड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो एक फिक्स्ड वेवलेंथ को इमिट करेगा जब इमिशन करेगा तो। और अगर फिक्स्ड वेवलेंथ को इमिट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक लाइन बताई थी मैंने बोला था जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो लाइन, बोलो एक डार्क लाइन फॉर्म होती है। तो मैंने बोला था ना, इसी को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो आप समझ में आया तुम्हें? अब समझ में आया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हर ऑर्बिट में घूमने की परमिशन नहीं है। या तो फर्स्ट में घूमेगा, या सेकंड में घूमेगा, या थर्ड में घूमेगा, या फोर्थ में घूमेगा। तो उसे वो एनर्जी चाहिए जो वो, अगर वो फर्स्ट में है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो उसे फर्स्ट से सेकंड में पहुंचा सके, सेकंड से थर्ड में पहुंचा सके, थर्ड से फोर्थ में पहुंचा सके, है ना? ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी वजह से इसका स्पेक्ट्रम लाइन होता है। जब ये सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो जब इमिट करेगा, लौटेगा तो सर्टेन वेवलेंथ को इमिट करेगा। तो इसीलिए पर्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट करता है, इसीलिए इसका स्पेक्ट्रम लाइन होता है। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ, मुझे आगे समझ नहीं आया। भाई इलेक्ट्रॉन को हर ऑर्बिट में घूमने की परमिशन नहीं थी, उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन थी जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फर्स्ट शेल को m बराबर 1 बोला गया, ग्राउंड स्टेट बोला गया। सेकंड को ग्राउंड स्टेट से ऊपर जितनी भी होंगी एनर्जी लेवल, इनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला जाता है, उनको क्या बोला जाएगा? ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी होगा तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है? तो सबसे पहली हायर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी? ग्राउंड स्टेट को छोड़ के पहली हायर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी? n बराबर 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n बराबर 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n बराबर 4। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन क्यों है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है बच्चों? मैंने आपको बताऊं, मान लो इलेक्ट्रॉन को, ये रहा हमारा n बराबर 1, ये रहा बराबर n बराबर 2, और ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बताओ किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो इसे यहां से यहां पहुंचा दे। तो बताओ जो चेंज इन एनर्जी है वो E2 E1 होगा। कितना आएगा एनर्जी का चेंज? कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? E2 E1। और जो ये डेल्टा E है, बताओ ये किसके बराबर होगा? h न्यू के। इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ना, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहां से यहां पहुंचा देगा। बोलो कितनी एनर्जी का फोटोन होना चाहिए? जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है E2 E1, h न्यू। तो आप लिख सकते हैं ना इसको hc/λ = E2 E1।
तो बताओ इस केस में एब्जॉर्ब करेगा कि इमिट करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ कितनी वेवलेंथ का क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा जो उसे फर्स्ट से सेकंड में पहुंचा सके। तो बताओ फर्स्ट से सेकंड में पहुंचाने के लिए जो डेल्टा ई होगा वो E2 माइनस E1 होगा, और ये E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा? एनर्जी ऑफ द फोटोन। और वो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है? एक्चुअली कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो बताओ इन दोनों के बीच में चेंज कितना है एनर्जी का? जितना चेंज है उतनी ही एनर्जी का तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अरे भैया यहां से यहां पहुंचने के लिए इन दोनों के बीच में एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी का तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो कितनी फोटोन का एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ये तरीका है। बोलो कुछ नहीं है सर, फिर से सिखा। अब बच्चों डेरिवेशन की भी बात करूंगा मैं, वैसे तो अभी है नहीं, फिर भी मैं आईआईटी जो पढ़ाता हूं उसमें डेरिवेशन की भी कहानी है। आप कॉमन सी बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, वहीं क्यों घूमता रहता है? कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होता, वो अपने उसी पाथ में घूमता रहता है। बोलो ऐसा क्यों होता है? बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि एक तो फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा लग रही है इनवर्ड, एक तो फोर्स लग रही है इनवर्ड न्यूक्लियस के द्वारा। भाई एक तो न्यूक्लियस के द्वारा एक इनवर्ड फोर्स लग रही है। उसका रीजन बताता हूं बच्चों, कॉमन सेंस से समझो। इसको अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है? भाई सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इनवर्ड लेकर आना चाहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर लेके आना चाहती है, दोनों बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रहता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होने के कारण फिर भी इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा होता है, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा होता है। पक्का? सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर के द्वारा जो फोर्स लग रही है, असली में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। भाई क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मालूम है ना, 10th क्लास में पढ़ा हुआ। एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, इसका चार्ज कितना होता है याद है? नहीं, इसका चार्ज होता है प्लस जेड, इसका चार्ज कितना होता है? ई। चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इनवर्ड फोर्स है। तो ये फोर्स कौन सी होगी? दो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, तो ये कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और R², यही होता है ना फॉर्मूला। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनवर्ड फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। इसको हम लोग K भी लिख सकते हैं कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चों डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं। K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू 1 होती है CGS सिस्टम में। K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है MKS सिस्टम में। होता क्या है, आप कॉमन सेंस लगाओ ना। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ना तो वो अंदर जाता है ना बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो उसे अंदर चला जाना चाहिए। बट क्यों नहीं जाता? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण। तो ये कौन सी फोर्स कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो कॉमन सेंस ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। बोलो। और अगर मान लो ये दोनों सेम चार्ज पार्टिकल होते तो ये रिपल्सिव फोर्स होती। इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता। तो बताओ बच्चों, यहां पर समझ में आ गया? अब सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स क्या होती है? अगर एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस वाले पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी? mv²/r। तो जितनी फोर्स से ये इसको अंदर खींच रहा है, उतनी फोर्स से ये बाहर फेंकना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। ये जितनी फोर्स से अंदर खींच रहा है, उतनी फोर्स से ये बाहर फेंकना चाहता है। ये फोर्स आउटवर्ड ले जाना चाहती है, ये वाली फोर्स इनवर्ड ले जाना चाहती है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता रहता है। नहीं यार सुन, कॉमन सेंस बच्चों, कॉमन सेंस बच्चा सोचता है
कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। बट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो उसे आउटवर्ड लगती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उसे इनवर्ड लगती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस के कारण लगती है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपने पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, q1 q2, और ये जो फोर्स है ये रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली होती है। तो ये दोनों फोर्स, ये इनवर्ड लेके आना चाहती है उतनी फोर्स, ये आउटवर्ड लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होता। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी है बच्चों? mv²/r। बोलो, mv²/r। बोलो बच्चों, यहां तक नोट कर लो, पहले यहां तक नोट कर लो। नोट किया? चलो फिर से समझते हैं। बार बार समझना है ताकि हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए बोहर मॉडल ऑफ एटम। हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए बोहर मॉडल ऑफ एटम। सब सिखाऊंगा, सब कैसे आया, ठीक है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के। बच्चों आप खुद सोचो, बोहर मॉडल ऑफ एटम हम जब पढ़ रहे हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बोहर मॉडल ऑफ एटम का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या था? बोहर मॉडल ऑफ एटम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट था वो ये था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की परमिशन है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। किसी बच्चे ने मुझसे 11th में पूछा ये सही फॉर्मूला कैसे है, तो सर बोहर ने ये बोला था ये फॉर्मूला, ये मुझे मालूम है ये सही है, मुझे ये मालूम है सही है, बट मुझे ये नहीं मालूम ये आया कैसे है। आगे जाके सर आइंस्टीन बताएंगे ये कैसे आया। mvr = nh/2 मतलब जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये वही ऑर्बिट होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2। यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। n की वैल्यू को आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। अभी भी बात नहीं आई। अगर किसी बच्चे को ये नहीं मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो किसी बच्चे को जब ये नहीं मालूम कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो मैं उसे बता रहा हूँ, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसका जो मोमेंटम आएगा वो mvr आएगा। बच्चों इस मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अच्छा मुझे इसको हम ये भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप पहली सीढ़ी पे पैर रखते हो, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हो, 1.5 सीढ़ी पे पैर रखते हो क्या बीच में? मान लो अगर आपके घर में लैडर लगा हो तो पहली सीढ़ी पे पैर रखते हो, दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हो, तीसरी पे, बीच में तो नहीं रखते। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बीच में किसी ऑर्बिट को घूमने की परमिशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। इनको के शेल एल शेल से भी बताया गया, के शेल एल एम एन। बच्चों जो सबसे छोटा है, जो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट से ऊपर जितने भी एनर्जी स्टेट है इन्हें एक्साइटेड बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सब पढ़ा रहा हूं दोबारा से, आप चिंता मत करो एक एक। इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इनफाइनाइट को बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना। तो इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। ये इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा h/2, इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 2h/2, इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 3h/2, इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 4h/2।
बच्चों एक और चीज बताना चाहता हूँ, बोहर जो मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है ना, हाइड्रोजन के पास ही तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस लगाना, जैसे ये बताओ कॉमन सेंस, हाँ एक तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, इसमें 1H1 होता है, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल होगा 2He4? नहीं, इसके लिए ये बोहर मॉडल के डेरिवेशन एप्लीकेबल नहीं थे। बोहर मॉडल के जो डेरिवेशन थे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल थे, तो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। तो अगर इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2He4He+। अब इसके पास भाई एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास कैसे, पहले इसके पास जब ये न्यूट्रल था तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 में से एक निकाल दिया, एक बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अच्छा ये बताओ लिथियम में, लिथियम +2 ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, 3 में से 2 माइनस करो 1। बेरिलियम 3+ ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अगर किसी एटम को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाना है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और उसका मास नंबर A है, उसका मास नंबर A है, तो बताओ उस पर कितना चार्ज होना चाहिए। क्वेश्चन भेज रहा हूं, अगर एक एटम का मास नंबर A है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और अगर मुझे इसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाना है तो बताओ इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी। भाई इस हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हीलियम प्लस के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लिथियम +2 के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बेरिलियम +3 के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 7 और एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7। बेरिलियम का मास नंबर 4, वो मास नंबर 9 और एटॉमिक नंबर 4। बोलो बच्चों, तो बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9, ये सब के ऊपर हमने इतना चार्ज लगा दिया जिसकी वजह से ये सब क्या हो गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इन स्पीसीज को एक नाम दिया जाता है हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, हाइड्रोजेनिक स्पीसीज 73Li+2। बताओ तो अगर किसी एटम के पास Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है और उसके पास मुझे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाना है तो बताओ उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बड़ा आसान है, उसके ऊपर जो Z-1 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, Z-1 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। चलो फिर से समझते हैं, एक बार और सुनो बच्चों। बोहर जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बच्चों एप्लीकेबल था। बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन है 1H1, और कौन है सिंगल, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, नहीं भाई, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन में बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज लगा दिया 1। अब इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। उसी तरीके से मैंने लिथियम के ऊपर +2 चार्ज लगा दिया, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। उसी तरीके से मैंने बेरिलियम के ऊपर +3 चार्ज लगा दिया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो अगर किसी एटम को मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाना है तो बताओ उस पर कितना चार्ज लगाना पड़ेगा, Z-1+। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीसीज को हम नाम देते हैं हाइड्रोजेनिक स्पीसीज। तो बोहर के जितने भी पोस्टुलेट थे वो सब हाइड्रोजेनिक स्पीसीज के लिए वैलिड थे। अच्छा मुझे ये बताओ, लिथियम +2 का Z कितना होता है 3, बेरिलियम +3 का Z कितना होता है 4, हीलियम प्लस का Z कितना होता है 2, ये सब जरूरत पड़ेगी। और हाइड्रोजन का Z कितना होता है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, नोट करो अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझ में आना चाहिए। आ रहा है कुछ, आ रहा है थोड़ा सा। तो भाई 11th वाले बच्चे मेरे सुने कि इलेक्ट्रॉन को हर ऑर्बिट में घूमने की परमिशन नहीं थी। इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन थी जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π, n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ये मैंने सारी कहानी आपको लिख दी। बोहर का जो मॉडल था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। ऐसी स्पीसीज को हाइड्रोजेनिक स्पीसीज बोला जाता है। समझ गए?
मान ली, मैं आपकी बात भी मान ली मैंने, सब मान रहा हूं मैं आपकी बात। अब बच्चों मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको ये बताया, मान लो इलेक्ट्रॉन अपने आप हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता है। मान लो ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 1 है। इलेक्ट्रॉन अपने आप हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता है। इमिशन स्पेक्ट्रम शो करने के लिए पहले एब्जॉर्प्शन शो करना पड़ेगा, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हायर एनर्जी स्टेट में जाना पड़ेगा। हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल होती है, देन रिटर्न टू द लोअर एनर्जी स्टेट। बोलो बच्चों, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेहतरीन। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर में पहुंचेगा। मान लो 4th में पहुंच गया, लौटेगा कहां? लोअर में पहुंचेगा, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन हर समय लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हर कोई लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, स्टेबिलिटी, हर कोई अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। भाई हम लोग घर क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए ऑलवेज लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। आपने उसे एनर्जी दी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, बट लौटेगा कहां? लोअर एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब लोअर में लौटने के रास्ते कौन कौन से हैं बताओ? लौटेगा तो 4th से 1st में। भाई इलेक्ट्रॉन गया कहां था? कहां? पहले 1st में एनर्जी एब्जॉर्ब करी, 4th में पहुंचा, 4th से कहां लौटेगा? 1st में। तो 4th से 1st में लौटने का एक तरीका तो है डायरेक्ट 4th से 1st में लौट जाए। एक तरीका और है कि पहले 4th से 2nd में लौटे और फिर 2nd से 1st में लौटे। एक तरीका ये, एक तरीका ये है कि पहले 4th से 3rd में लौटे और फिर 3rd से 1st में लौटे। एक तरीका ये है कि 4th से 3rd में आ गया, 3rd से 2nd में आया और 2nd से 1st में आया। तो टोटल लाइन कितनी हो गई? 3 और 3 6। इसी को करने का मैंने एक तरीका आसान सा बताया, इसी को करने का मैंने एक आसान सा तरीका बताया। n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1। इसको करने का एक मैंने बड़ा आसान तरीका बताया। पहले सभी को फर्स्ट में लेके आ जाओ, 4th से 1st में आ गया, 3rd से 1st में आ गया, 2nd से 1st में आ गया, ऐसे। फिर सभी को 2 में ले आओ, फिर 4th से 2nd में आ गया, 3rd से 2nd में आ गया, फिर सभी को 3rd में ले आओ। तो टोटल लाइन कितनी होगी? 3, 2, 5 और 6। आप काउंट कर लो, इसमें सभी रास्ते होंगे। तो इसका तरीका होता है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ लाइंस का। जब इलेक्ट्रॉन कहां लौट रहा हो? जब इलेक्ट्रॉन कहां लौट रहा हो बताओ? इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में लौट रहा हो। तब नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है, जहां से आता है वो लिया जाता है n। कहां से आ रहा है? 4th से, तो n बराबर 4 ले लो, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 ले लो, तो 6 लाइंस आ जाएंगी। 6 रास्ते ऐसे होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तक लौट सकता है। करो बच्चों, समझो समझो। आईटी में आया है, जी में आया है 2019 में, नीट में आया है 2019 में, 18 में। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस सब समझा रहा हूं, 1 to 1 एक एक वर्ड समझ रहे हो? नंबर ऑफ लाइंस। चैप्टर थोड़ा बड़ा है बच्चों पूरा सीखने के लिए, अभी तो 11th की स्टार्टिंग ही हो रही है इस बार तो, ठीक। चलो बच्चों बोल रहे हैं एक और क्वेश्चन करा दो। बहुत अच्छे बच्चों, एक और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, बहुत शानदार। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन समझिए। इलेक्ट्रॉन ने मान लो एनर्जी गेन करी, 1st से 4th ऑर्बिट में पहुंच गया, 4th से दोबारा 1st में लौटेगा, कितने रास्ते हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 5th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में वापस लौटाऊं तो कितने रास्ते हो सकते हैं? बनाओ, डायग्राम बना के करना चाहोगे? कम बच्चों को आता है डायग्राम से। n बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1 है। तो ये बताओ कैसे? तो मैंने एक तरीका बताया, 5th से पहले सभी को 1st में ले जाओ, 5th से 1st में आ गए, 4th से 1st में आ गए, 3rd से 1st में आ गए, 2nd से 1st में आ गए। अब कहां? 1st में तो आ चुके, अब कहां आएंगे? 2nd में। 5th से 2nd में आ गए, 4th से 2nd में आ गए, 3rd से 2nd में आ गए। अब कहां आएंगे? 3rd पे आएंगे। 5th से 3rd पे आ गए, 4th से 3rd पे आ गए, फिर कहां आएंगे? 5th से 4th पे आएंगे। टोटल लाइंस कितनी हो गई? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 10 लाइंस बनेंगी, यही क्वेश्चन था। अच्छा इस तरीके से करना चाहते हो, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 5th से 5i-1 डिवाइडेड बाय 2, ये 10 लाइंस आ जाएंगी। चेक करो, आया समझ में? नहीं आया? बोलो। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है।
अब जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन क्यों होता है। ये मान लो मेरा ग्राउंड स्टेट है, सबसे लोअर एनर्जी, ये तो न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट है। जैसे जैसे ऑर्बिट एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपको मालूम है साइज बढ़ेगा। अभी बता रहा हूं कैसे, बोलो बच्चों। मान लो इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारी वेवलेंथ डाली, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट डाली है ना, तो बताइए किस वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? ये उस वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो इसे यहां से यहां पहुंचा दे, जो इसे यहां से यहां पहुंचा दे, जो इसे यहां से यहां पहुंचा दे। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी ना, मतलब जो वेवलेंथ इसको यहां पहुंचाएगी उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो इसको यहां पहुंचाएगी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो इसको यहां पहुंचाएगी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो इसको यहां पहुंचाएगी उसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो इसे यहां से यहां पहुंचाएगी, जो इसे यहां से यहां पहुंचाएगी, जो इसे यहां से यहां पहुंचाएगी। ये उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता जो इसे यहां से यहां पहुंचाएगी। तो फिर ये बताओ, इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। याद करो मैंने ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोला था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कैसा होगा? लाइन। जब अगल बगल की 100 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लग जाए तो बैंड होता है ना। अब अगल बगल की 100 तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा, उसी पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसे यहां से यहां ले जा सके, जिसे यहां से यहां ले जा सके, जो यहां से यहां। अच्छा, जब ये इमिट करेगा, जब उल्टा होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, तो ये उसी वेवलेंथ को इमिट कर सकता है जो इसे यहां से यहां पहुंचा सके। ये उसी वेवलेंथ को इमिट कर सकता है जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके। ये उसी वेवलेंथ को इमिट करता है जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके। तो इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, जो इसका इमिशन स्पेक्ट्रम होगा बच्चों, वो भी लाइन होगा। जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो भी लाइन होगा, और जो एब्जॉर्प्शन अगर लाइन है तो इमिशन भी लाइन होगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना। अच्छा, अब आप क्वेश्चन आता है कितने वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? बड़ा आसान। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो ये कितने वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? बताओ कितने? उतने वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी इतनी होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। अगर इससे कम एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया तो रास्ते में बीच में रह जाएगा, बीच में तो करेगा ही नहीं। ये तो उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो इसे यहां से यहां पहुंचा सके। बोलो, जो इसको यहां से यहां पहुंचा सके उसी वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा ना। तो बताओ कितने? तो इसकी मान लो अगर एनर्जी E1 है तो इसकी एनर्जी अगर E2 है तो बताओ कितनी वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? कितनी वेवलेंथ या कितनी एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? जो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस E2 E1। और फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? hν। तो hν बराबर हो जाएगा E2 E1। और hν बराबर क्या होता है बोलो? hc/λ। दिस इज इक्वल टू E2 E1। आप जरा बात समझो। बोलो बच्चों। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करूं तो समझ में आया कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन क्यों होता है ना? अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप करे, मान लो ये रहा इलेक्ट्रॉन थर्ड, ये रहा सेकंड, ये रहा फर्स्ट है ना, और ये रहा न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा, तो बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा? बताओ कितनी, उसकी उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? जितने का एब्जॉर्ब किया उतने का इमिट करेगा। बताओ क्या होगा? तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, जो इमिट हो रहा होगा, बस अंतर ये है यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ इमिट होगा, तो जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? E3 E1। इतने एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा E3 E1। भाई यहां से यहां पहुंचने में थर्ड इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, तो जब इमिट करेगा, जब लौट के वापस आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। तो आंसर हो गया hν बराबर E3 E1। क्लियर है? कोई बात, कुछ डाउट है? कोई डाउट है? बोलो। अंतर कुछ नहीं है दोनों में। इसमें उतनी, अगर इसमें मैं बोलूंगा इसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें इमिट कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो इमिट करेगा, इधर नीचे से ऊपर। भाई नीचे से ऊपर कैसे गया होगा? उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट एब्जॉर्ब किया होगा।
ऊपर से नीचे जब आएगा तो उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट कर देगा। समझ गए ना कैसे पता लगाओगे? कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। समझ गए? नहीं समझे? बहुत कोई मैसेज से रिप्लाई नहीं, कोई कमेंट नहीं कि सर कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। 11th वाले बच्चों आपके साथ बड़ी दिक्कतें आ रही। जो क्वेश्चन आपको भेजो वो भी आप नहीं देखते हो। चलो ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मान लो इसकी रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है, जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अंदर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता? बोलो, कॉमन सेंस है, वो अंदर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता? वो इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है? सभी बच्चों को मालूम है, जेड। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई। मैंने सिखा रखा है भाई, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? एक प्रोटॉन पे ई होता है तो उसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? जेड प्रोटॉन होंगे तो जेड ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस ई। यहाँ दो चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन वहीं कैसे घूमता रहता है? मेरा क्वेश्चन ये है, अट्रैक्शन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन वहीं कैसे घूमता रहता है? अंदर क्यों नहीं खिंच के आ जाता? न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये अंदर क्यों नहीं आता? बच्चों इसका रीजन है न्यूक्लियस की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसको उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगी। न्यूक्लियस जितनी फोर्सेस को अंदर खींचेगा उतनी फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर फेंकेगी। जितने से न्यूक्लियस इनवर्ट खींचेगा उतने से सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड ले जाएगी, तो दोनों बैलेंस होगी। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन वहां घूमता रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। अच्छा ये बताओ मुझे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसकी वजह से लग रही है? इनवर्ड है, ये इनवर्ड। ये किसकी वजह से लग रही है? न्यूक्लियस की वजह से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस की वजह से लग रही है, इनवर्ड। जब इनवर्ड लग रही है तो ये फोर्स क्या होगी? दो चार्ज पार्टिकल में न्यूक्लियस कौन सी फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा होगा कोलम्बिक फोर्स। K की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी। एमकेएस सिस्टम में K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। सीजीएस सिस्टम में CGS में K की वैल्यू 1 होती है। Q1 मालूम बेटा, यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता, तो मैग्नीट्यूड लिया जाता है इन चार्ज पार्टिकल्स का। अगर एक प्लस एक माइनस है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अगर एक दोनों प्लस है तो ये रिपल्सिव होगी। K Q1 Q2 r²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको आउटवर्ड ले जाना चाहती है, अगर एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमता है तो बताओ कितनी फोर्स से वो आउटवर्ड जाना चाहेगा? mv²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करता रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व करता रहता है। K Q1 Q2/r² mv²/r। बोलो जल्दी बोलो। यस अब जरा मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बताना मुझे बात। अच्छा ये बताओ, K Q1 की वैल्यू कितनी है? ZE। Q2 की वैल्यू कितनी है? E/r² mv²/r। K ZE² अपॉन r² mv²/r। r से r कैंसिल, तो क्या आ गया? K ZE²/r mv²। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिक्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की? 9.1 × 10⁻³ kg। Z क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन K। ठीक है, अब जरा बात करो, बताओ डेरिवेशन यहां तक पहुंच गए बच्चों? अब आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम में क्या बताया था? जब कोई सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr nh/2π। यहां से r की वैल्यू निकाल लो, nh/2πmr। nh/2πmr डेरिवेशन कर रहा हूं, नहीं है कोर्स में,
बट बता, आपका क्वेश्चन होगा सर ये आया कैसे, तो मैं बता रहा हूं, एक बता रहा हूं, आर की वैल्यू निकाली, पुट कर दो के जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या रख दी NH अपॉन 2 पाई एम आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। बोलो बताओ, तो ये आ गया के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम वी आर, आर बराबर NH अपॉन 2 पाई एम वी आएगा बच्चों, यहाँ पे वी आएगा ना, वी आएगा, सॉरी यहाँ वी आएगा, सही कर लेते हैं। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम वी अपॉन एन एच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, बोलो एम से एम कैंसिल, कुछ नहीं किया, एंगुलर मोमेंटम, वी से वी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा बोलो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच इज इक्वल्स टू वी। बोलो बच्चों, अच्छा बताओ इसमें से कौन कौन सी वैल्यू फिक्स है, कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, 2 पाई एच के जेड ई, सॉरी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर था ना, ये सारी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, इन सभी की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2.16 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन वी। इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, इतनी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा। ये एक्सप्रेशन जी एडवांस ने पूछा था, ये एक्सप्रेशन जी एडवांस ने पूछा था, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। जेड और एन ही तो वेरिएबल है, अगर हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 1, हीलियम प्लस के लिए बात करेंगे जेड की वैल्यू 2, लिथियम प्लस 2 के लिए बात करेंगे जेड की वैल्यू 3, बेरिलियम प्लस 3 के लिए बात करेंगे जेड की वैल्यू 4, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करेंगे एन की वैल्यू 1। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा तेज घूमेगा, सेकंड ऑर्बिट में कम, थर्ड ऑर्बिट में और कम, फोर्थ ऑर्बिट में और कम, इनफाइनाइट में 0। इसकी कहानी अगले टर्म पर, इसकी कहानी अगले टर्म पर। यहां तक का डेरिवेशन समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का टॉपिक कैसा समझ में आया है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।